नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है डाइट। जी हाँ, सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी डाइट के बारे में ही तो बात करते हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। अब जहाँ तक बात है इन्फॉर्मेशन की, हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और हम ये भी नहीं जानते कि हमें कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है, कितनी नहीं, हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना नहीं। ये सब बातें जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीके श्रुति, जो कि डाइटिशियन एंड डायबिटिक एजुकेटर हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। एक्चुअली क्या है, हमारा जो ये कार्यक्रम है हमने ख़ास तौर से महिलाओं के लिए बनाया है, क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं, होम मेकर्स हैं और कई बार हमें क्या होता है कि एक ही सब्ज़ी को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, या फिर जो सब्जियां घर में किसी को पसंद नहीं है वो सब्जियां नहीं बनती हैं। अब उसमें हम कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी डाइट के साथ, अपने हेल्थ के साथ, हमें ये भी पता नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि लोग सोचते हैं कि जो वो खा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, दैट इज़ राइट, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मिथ होती है और उन्हें पता नहीं होती है कि ये चीज़ खानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उन्हें मतलब ज़रूरी नहीं कोई एक फूड वो सबके लिए अच्छा हो। हमारी बॉडी टाइप क्या है, हमारी क्या ब्लड रिपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग या हमारा जो भी पैटर्न क्या है, हमारी डिज़ीज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके हिसाब से हम डाइट प्लान करते हैं। हर एक के लिए अलग अलग डाइट होता है। हम सोचें कि अगर करेला है तो करेला, वैसे करेला सब सोचते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, पर ज़रूरी नहीं करेला सबके लिए न्यूट्रिशियस है। अब लोगों को सवाल उठता है कि भाई करेला तो हमने सुना है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और उसको खाना भी चाहिए, लेकिन हाँ, पर कुछ चीज़ों में लाइक जब अगर कोई बहुत लिन एंड थिन है और वो रोज़ करेला खाए तो उसके लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन अगर हाँ, वही अगर कोई मोटा व्यक्ति है और वो अगर रोज़ करेला खाए, रोज़ तो वैसे किसी ने नहीं खाना चाहिए, पर हाँ वो फ्रीक्वेंटली करेला खा रहा है तो उसके लिए अच्छा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होता और हम जाने अनजाने में करते रहते हैं और हम सोचते हैं हम तो बड़ा न्यूट्रिशियस खा रहे हैं, हम तो बड़े अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन खाते नहीं हैं और फिर वो एट द एंड दे लैंड अप विथ लॉट ऑफ डिजीजेस और फिर कहते हैं हम तो ऐसा कुछ खाते नहीं है, फिर क्यों इतनी सारी डिजीजेस होती हैं। और जहाँ तक जैसे कि आपने बताया, इतनी तो अवेयरनेस अभी नहीं आई है लोगों में कि लोग जाएं और पहले अपने टेस्ट कराएं और उसके बाद वो खाने पर फोकस करें। तो एक जो रूटीन होता है घर में, एक जो नॉर्मल हम देखते हैं कि हमें हफ्ते भर में कौन कौन सी सब्जियां रिपीट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारी सब्जी में ज़्यादा होना चाहिए, लाइक सैलड्स हमें ज़्यादा खाना चाहिए या हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, आयरन का, कैल्शियम का, कैसे हम अपने बैलेंस रखें डाइट में। करेक्ट। सबसे पहले अगर हम वुमेन्स को देखें तो जैसे आपने बोला कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो लोग इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई वैरायटी पसंद करता है और फिर भी लेकिन कुछ लोगों में देखा जाता है कि वो कुछ टिपिकल 2-3 ही सब्जियां खाएंगे, जैसे आलू है या भिंडी है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर 2-4 सब्जी खाएंगे, उसके अलावा कुछ भी आ रहा हो वो नहीं ही खाते हैं। तो अब उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें डाइट में, क्योंकि वो भी खाना है, क्योंकि सीजनल है तो यू शुड ईट। तो अब कैसे करें कि उस यूट्यूब में आजकल बहुत सारे वैरायटी हैं कैसे खाना बनाया जाए, मतलब किस वैरायटी से, ज़रूरी नहीं आप उसी टाइप से बनाओ, थोड़े डिफरेंट टाइप से आप उसको ट्राई करो तो हो सकता है लोग पसंद करें खाना कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। कई बार कई सब्ज़ी को अगर हम उस ढंग से बनाएं तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि कौन सी सब्ज़ी है। कई बार नाम सुन के ही लोग सोचते हैं कि अरे नहीं खाना है। हाँ। जैसे लौकी है, तुरई, बैंगन है तो उसको थोड़ा हम उस डिफरेंट तरीके से बनाए तो मैं समझती हूँ सब रेलिश करके खाएंगे। और आजकल बच्चे तो स्पेशली हर तरीके से अलग अलग ढंग से बना के करते हैं, तो वो उस टाइप से ट्राई करें और फिर उसको इनकॉर्पोरेट करें डाइट में, तो फिर वो बोर भी नहीं होगा और वो खाई भी जाएगी सब्जी। जी। पहला तो ये है कि हमें हर वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सीजनल है, नॉन सीजनल नहीं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से इनकॉर्पोरेट करें डाइट में, पहला।
दूसरा हम अगर वुमेंस की बात करते तो कैल्शियम की डिफिशिएंसी एक मेनोपॉज का जब टाइम आता है, स्पेशली अबव 40, आजकल पहले 50 अबव होता था, लेकिन अभी कुछ समय से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि 40 अबव में ही आजकल मेनोपॉज आने लग जाता है। और जैसे ही मेनोपॉज आता है तो ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपीनिया, पहले तो ओस्टियोपीनिया से शुरू होता है और वो लैंड अप होते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपीनिया मतलब जब हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, मतलब इतनी फ्रेजाइल होती है कि थोड़ा सा भी कहीं चोट वोट लगी तो टूट जाती है। और ओस्टियोपोरोसिस मीन्स कि हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, अगर टूटी तो ब्रेक नहीं होगी, चूर चूर हो जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा मतलब जाली जैसा हो जाता है बोन्स। तो वो उसको कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है इसका सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। 90% आपका जो बीमारी है, चाहे वो वुमेन का हो चाहे और किसी का हो, ये स्ट्रेस है। और आप देखोगे जब मेनोपॉज आता है तो हमारे जो मूड है वुमेन का वो स्विंग, मूड स्विंग्स होना और जो हॉट फ्लशेस आना और भी ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो आते हैं। और एंजाइटी तो ऑलरेडी रहती है और उस समय और ज़्यादा होती है। स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, हड्डियों का तो जैसे आपने बताया ही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो अब उस केस में हमें पहले तो डी स्ट्रेस अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है। जो हम मेडिटेशन, जो ब्रह्मा कुमारीज में राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, तो मेरे को लगता है कि उसको सबसे पहले आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। एंड देन फिर यस, डाइट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, पर पहले सबसे पहले माइंड को रिलैक्स करें। और जैसे हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो मैं कुछ समय पहले ही गॉडलीवुड में एक जापानीज़ शूट कर रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे हमारे विचार जो हैं वो अलग अलग बीमारियां लाते हैं। तो अगर हम अपने विचारों को मतलब कौन से ऐसा नेगेटिव विचार है, मतलब हर एक विचार से अलग अलग बीमारियां होती है। जैसे अगर हमारा नेचर सेंसिटिव है, नेगेटिव सोचते हैं और इनसिक्योर हैं, तो यूरिक एसिड रेज होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस किए कि कौन से पर्टिकुलर थॉट, जैसे बहुत ज़्यादा जिसके अंदर बिटरनेस रहता है उसको डायबिटीज़ होती है। तो ऐसे बहुत सारे थॉट पैटर्न लोगों ने रीड की है कि उससे उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। तो अगर हम अपने थॉट पैटर्न को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, अपने थॉट्स को बहुत एलिवेटेड रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मेडिटेशन सीखें। और मेडिटेशन के बाद फिर हम डाइट पे आते हैं, जो मेरा टॉपिक है। तो वो अगर हम कैल्शियम को ठीक करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है कैल्शियम ठीक करने का। मिल्क आप लो 1 कप और 1 कप ही पानी, जितना मिल्क उतना ही पानी, और 1 टीस्पून गिलोय का पाउडर। अच्छा। आजकल गिलोय बहुत कॉमन है, मैं उस पे ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगी क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया जी गिलोय क्या होता है। हर किचन में मिलेगा। हाँ, हर किचन में। तो गिलोय का पाउडर ले 1 टीस्पून, स्मॉल टीस्पून, और फिर उसको तीनों को मिक्स करके बॉईल करें। अच्छा। और उसको हाफ करें, जितना पानी आपने ऐड किया उतना पानी ख़त्म कर दें और फिर उसको मिल्क को पीना है। ओके। थोड़ा सा बिटर लगेगा, लेकिन वो जो मिल्क है वो आपके कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा। और दूसरी चीज़, कैल्शियम की कमी को ठीक करने के लिए अगर कोई वुमेन जो है बहुत लिन एंड थिन है तो उसको पूरा बॉडी मसाज करना चाहिए ऑयल से। जैसे अगर समर सीज़न है तो वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और अगर विंटर सीज़न है तो वो तिल का तेल या सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। पूरे टुवर्ड्स हार्ट पूरा बॉडी मसाज करना चाहिए। तो उससे बहुत ज़्यादा जो क्रैकलिंग साउंड आती है ना जॉइंट्स में, तो वो साउंड बंद हो जाती है। और वो किसी भी तरीके से बंद नहीं हो सकती अनलेस अनटिल आप बॉडी को पूरे तरह से मसाज नहीं करें। जी जी। तो ये 2 तरीका है। और जिसको बहुत ज़्यादा ओवरवेट है उसको मसाज करने की ज़रूरत नहीं, तो वो तो ये दूध का जो मैंने बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ,
कई लोग सोचते हैं कि कैल्शियम और प्रोटीन सिर्फ बहुत ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या नॉनवेज खाने से मिलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम कंप्लीट फूड खा रहे हैं, लाइक जैसे मैं लास्ट मेरी जो वीडियोस थी उसमें भी मैंने बताया था कि अगर हम कंप्लीट 5 टेस्ट वाला फूड खाते हैं तो कभी भी कोई चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मीठा, खट्टा, नमक, फिर आपका मिर्च, फिर कड़वा और कसेला टेस्ट। ये 5 टेस्ट जब हम लेते हैं डाइट में तो मैं नहीं समझती फिर कोई भी चीज़ की हमें डेफिशिएंसी हो। तो मीठा में जैसे हम राइस और जो भी सीरियल्स खा रहे हैं, जैसे गेहूं है, राइस है, तो ये भी मीठे में आते हैं। ज़रूरी नहीं हमें शक्कर या कुछ वैसा ही चीज़ खाना है। और फिर खट्टा तो हमको पता है, ये लेमन सबसे बेस्ट है, और किसी को लेमन भी नहीं सूट होता है तो थोड़ा आंवला यूज़ कर सकते हैं। वो कसेला में भी आएगा, आई थिंक, है ना। आंवला में 4 टेस्ट होते हैं। अच्छा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा खाने के बाद आंवला ले लो। आंवला तो सबके घर पे रहता ही है, उसमें नमक बस नहीं रहता है आंवले में, तो थोड़ा नमक आप वैसे डाल लो और नमक आंवला यूज़ करो तो वो आपका पूरा टेस्ट कवर कर लेगा। और उसके अलावा वैसे हमारे डाइट में यूजुअली इंडियन डाइट्स में कंप्लीट रहता है टेस्ट, लेकिन कई लोग स्किप करते हैं। तो वो तो जैसे नींबू डाल लिए थोड़ा सा फूड में, और नमक तो रहता ही है खाने में, और थोड़ी मिर्ची। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि हमें बिना मिर्ची का खाना खाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसमें भी एक रेड चिली और ग्रीन चिली का रहता है कि हाँ, है ना। तो चिली कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे रेड चाहे ग्रीन, जिसको जो सूट करता है, मेरे को ऐसा लगता है। और ब्लैक पेपर भी कईयों को यूज मतलब कईयों को वो सूट होता है, तो जो जिसको सूट होता है उस हिसाब से करें, क्योंकि सबको हर चीज सूट भी नहीं होता, नहीं करती। हाँ, तो उस हिसाब से अपने बॉडी के हिसाब से आप वो मिर्च यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है तीनों ही इक्वल है, कुछ भी यूज करो आप। और फिर उसके बाद आता है कड़वा टेस्ट। तो कड़वे में अब आप हर दिन तो करेला बना के नहीं खा सकते, तो आप हल्दी डालते हैं खाने में तो वो कड़वे में टेस्ट में आता है। अच्छा। तो आप हल्दी यूज करो कड़वे में। और हल्दी तो डलती है लगभग सब्जियों में, लेकिन कई बार कुछ चीज़ों में जैसे उपमा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हम बना रहे हैं तो उसमें नहीं डला रहता है, तो उस समय हम क्या यूज़ करें, या तो फिर हम फेनुग्रीक सीड्स यूज़ कर सकते हैं, मेथी दाने, मेथी दाने थोड़े यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने कहा आंवला ही यूज़ कर लो अगर कुछ नहीं है तो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और कड़वे में ये भी होती कच्ची हल्दी भी, कई लोग कच्ची हल्दी का अचार डालते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तो उसका भी कुछ ऐसा रहता है कि आपको समर्स में खाना है या विंटर्स में खाना है कच्ची हल्दी का? कुछ ज्यादा तो यूजुअली विंटर्स में खाना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा वो हॉट होता है नेचर में, तो कईयों के छाले वाले आ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। तो अगर आपको इतना नहीं सूट होता है तो आप थोड़ी क्वांटिटी में यूज करो। फेनुग्रीक से भी कईयों को छाले आते हैं, जी, तो वो भी आप मत यूज करो। आप समर्स में आप गुलाब के पत्ते यूज कर सकते हो, गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती हैं, देसी गुलाब, ठीक। तो वो आप ये बताना जरूरी है। हाँ, तो वो देसी गुलाब रेड वाले, पिंक भी चलेगा पर रेड रहा तो अच्छा है, तो वो यूज करेंगे तो वो भी कड़वे टेस्ट का रहता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। हल्दी किसी को गर्म होती है, हल्दी सूट नहीं हो रही, मेथी सूट नहीं हो रही, कईयों के ऐसे होते हैं। मैं जैसे फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो मुझे ये आइडिया है कि ऐसे लोग कहते हैं, तो ये ऑल्टरनेट मैंने बताया। और फिर कसाया जो टेस्ट है, कसेला जो मैं बोल रही थी, उसमें आप कोई भी दालें यूज़ करो। यूजुअली सबसे बेस्ट मूंग दाल, जो ओवरवेट है उनको मूंग दाल सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जो अंडरवेट है वो उड़द दाल भी यूज़ करें, वो तो कुछ भी यूज़ करें। बाकी वैसे यूजुअली मूंग दाल बेस्ट होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। और बाकी ये भी दाल यूज़ कर सकते हैं, बेसन जो है, चना दाल है, और अरहर दाल है। दालें तो बहुत सारी होती हैं किचन में, है ना। तो उसका भी कुछ ऐसा कि मतलब हफ्ते में कितनी बार वो दालें रिपीट करनी है? मैं समझती हूँ मूंग दाल बेस्ट है। और अगर किसी को वैरायटी, कईयों को ऐसा होता है अरे बहुत बोर हो गए, ये वैरायटी चाहिए हमें, तो वैरायटी के लिए फिर भले आप अरहर दाल यूज करो, ये चने की दाल है, ये सब दालें जो रेड दालें होती हैं। और कई लोग ये भी बोलते हैं मिक्स दाल खाना चाहिए, मिक्स दाल। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी मिक्स्ड नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक ही चीज यूज करो एट अ टाइम, क्योंकि क्या होता है हमको उतना डाइजेशन में टाइम लगता है।
क्योंकि हर एक चीज़ का अलग अलग टाइप है, वो किस ढंग से डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए मुझे लगता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है डाइजेशन पावर तब तो आप कुछ भी खाओ, लेकिन जिसकी डाइजेशन थोड़ी वीक है तो उसको एक ही चीज़ यूज़ करना चाहिए। सीरियल में भी जैसे आजकल बोलते हैं मिक्स्ड ग्रेन्स, मिक्स्ड आटा, तो मिक्स्ड आटा नहीं, आप एक ही आटा, एक ही ग्रेन यूज़ करो एक टाइम में ना। हाँ, एक टाइम पे। अगर आप राइस खा रहे हो तो यू टेक ओनली राइस, अगर आप गेहूं खा रहे हो तो यू टेक ओनली गेहूं, फिर आप राइस और गेहूं मिक्स नहीं करो। मतलब ये आप खुद ट्राई करो। मतलब आपको लग रहा होगा नहीं अभी तक तो हम ये सुनते थे वो सुनते थे, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी मैं कह रही हूँ यू जस्ट ट्राई वंस, एक वीक आप ट्राई करो और फिर उसके बाद देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि परंपरागत जो एक खाने का तरीका है, हम जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो घी का बहुत इस्तेमाल करते थे खाने में, है ना। और फिर वो ये भी कहते थे हम कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट हो जाता था। अभी आजकल क्या हो गया है कि डाइटिशियन के पास आपको जाना पड़ रहा है, तो बड़ी गंभीरता से लेते हैं इस बात को ना। वो भी ये क्या एक मिथ है, घी खाना या नहीं खाना, क्या है इसमें क्या मतलब कर सकते हैं? घी जो मेरे अगर हम थोड़ा सा एलोपैथिक साइड में जाएंगे ना, तो घी को वो लोग डेमोन बना रखा है, डेविल है घी। घी इज़ नॉट गुड बिकॉज वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इट्स नॉट गुड। बट मेरे हिसाब से जो घी है जो हम बहुत समय से यूज़ करते आ रहे हैं, और मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मैं वो भी आपको बताती हूँ उसकी स्टोरी। तो मेरे हिसाब से घी सबसे बेस्ट चीज़ है दुनिया की, स्पेशली काउज मिल्क का जो घी होता है, काऊ का घी होता है, देसी गाय का, वो भी बहुत सारी जर्सी गाय वगैरह भी होती है। तो जो देसी गाय का घी होता है घर का निकला हुआ, और वो भी मेथड होता है घी निकालने का भी। अच्छा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक होता है कई लोग दूध की मलाई निकाल करके घी निकालते हैं, और एक होता है जो पहले के ज़माने में लोग बटर निकालते थे, मक्खन बिलोते थे, वो मतलब दही का, दही से जो घी निकलता है ना, दही के ऊपर जो मलाई आती है उससे जो हम घी निकालते हैं वो बेस्ट तरीका है, वो बेस्ट होता है। हाँ, उसका भी कुछ लॉजिक है, मैं उस पे नहीं जाऊंगी, उसमें भी बहुत लॉजिक है कि क्यों वो वाला घी ही अच्छा रहता है। उसमें ALA करके कोई कंपाउंड होता है, अच्छा, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए उस तरीके से घी निकालना है। लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर घर में ना तो आप भैंसे रखते हैं लोग, ना गाय पालते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि, और फिर जो मार्केट में घी मिलता है उस पर तो इतना भरोसा भी नहीं किया जा सकता। कुछ रिनाउंड है कंपनीज, पर मैं कंपनीज आप सर्च कर सकते हैं, कुछ रिनाउंड कंपनीज, और मुझे ऐसा लगता है कि आप हर एक के घर के आसपास जो है ना वहाँ गाय रहती है और जान पहचान थोड़ी रहती है। आप उनको बोले जिसके पास ज़्यादा है तो बोले मक्खन हमें दे दो, जब वो निकाल रहे हैं मक्खन, तो मक्खन लेके आ जाओ और फिर उसका घी बना लो। मीन्स कि पॉसिबल हो तो आप ले सकते हैं ना। हाँ, ठीक। मतलब अगर तरीका बहुत सारे हैं, हमको खुद सर्च करना पड़ेगा ये अगर हमें चाहिए तो कोकोनट ऑयल जो है उसका घी का सब्स्टिट्यूट है। तो कोई बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं कि अरे हमें नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जो मुझे ऐसा लगता है जो जिस एरिया में है ना, लाइक साउथ इंडियंस जो होते हैं स्पेशली, जहाँ बहुत कोकोनट के पेड़ हैं, वहाँ तो कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट फॉर देम। और जहाँ घी अच्छा मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान जो ड्राई एरिया है, वहाँ बेसिकली गाय बहुत है, गाय भैंस बहुत है। अगर भैंस का भी किसी को घी डाइजेस्ट होता है तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि आप अपनी डाइजेशन पावर देखो। कि अगर आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है तो फिर तो बफेलो का भी घी आप आराम से डाइजेस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बफेलो घी नहीं खा सकते, आप खाइए। लेकिन अगर आपका डाइजेशन वीक है या आप थोड़े लिन एंड थिन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाय का घी बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है, जो आपका क्वेश्चन था, जो आपने कहा। तो घी हम जब खाने में डालते हैं तो एक तो टेस्ट उसका बहुत इन्हांस हो जाता है। आप ऑयल कम डाल लो और घी थोड़ा डाल लो, टेस्ट इन्हांस हो जाता है और वो बहुत जल्दी आपका खाना डाइजेस्ट कर देता है। मैं थोड़ा सा यहाँ रुकूंगी दीदी, क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा, और इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को भी बहुत आनंद आ रहा होगा। हम इस बातचीत को अपने अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्योर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो आज हमारा चर्चा का विषय है ये बहुत ज़रूरी है और आपको सुनना भी चाहिए और आप सुन भी रहे होंगे। इसी बातचीत को हम अपने अगले एपिसोड में लेकर चलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।